हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड फाइनली आप पहुंच चुके हैं जावा डीएसए सीरीज के लेक्चर नंबर 15 में। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर डीएसए। चाहे आप कोडिंग जावा में करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, पाइथन में करते हैं या किसी और लैंग्वेज के अंदर करते हैं, जो भी बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, जो भी बेसिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करी हुई होनी चाहिए, वो सभी हमने यहाँ पर इस आर्टिकल में लिस्ट डाउन कर दी है। और इस लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट यही है कि हम उन सभी को कवर करें। ठीक है, तो कल को आप डीएसए में मास्टर बनना चाहते हैं, डीएसए कोई भी कॉन्सेप्ट फ्रीली समझना चाहते हैं, तो द प्री रिक्विजिट इज कि आपको ये सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे लॉजिक बिल्डिंग प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का एक ही तात्पर्य है, मैं आपको कोई फॉर्मूला सिखाने नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं सिखाऊंगा ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जो आज हम अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ये आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को और डेवलप करने वाला है, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को और ग्रो करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे एक्चुअल कंटेंट के साथ। बस एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि लेक्चर को या तो स्टार्ट करने से पहले एक बार इस आर्टिकल को गो थ्रू कर लेना, या फिर जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो एक बार इस आर्टिकल के थ्रू रिवाइज कर लेना अपने कॉन्सेप्ट्स को और शार्पन करने के लिए। ठीक है, इससे पहले मैं तुम्हें एक्चुअल कंटेंट की तरफ लेके चलूँ, वन थिंग मैंने तुम्हें कहा था कि हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर बनाई हुई है, जहाँ पर नंबर सिस्टम, बाइनरी की बात कर लें या डेसिमल की बात कर लें, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इन डेप्थ वीडियो यहाँ पर आ रही होगी, तो कोड हेल्प चैनल पर जाके आप इस वीडियो को पक्का से देख लेना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैंने सोचा अगर ऑलरेडी बना ही हुआ है कॉन्टेंट ये नंबर सिस्टम का, तो मुझे फिर से शूट करना सेंस नहीं समझ में आ रही थी। तो एक बार ये नंबर सिस्टम वाली वीडियो को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अपना 8 मिनट निकाल के देख लेना मित्रों। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट की तरफ, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर डीएसए। बढ़िया। अगेन मैं यहाँ पे कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको स्क्रैच से नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा चुका हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस क्या होता है अच्छे से सिखा चुका हूँ, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आपके नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर की बात करो, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट के, डबल पॉइंट्स की बात कर लो, तो वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। हम सीधा जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और 1 बाय 1 करके सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स जो ईजी लगेंगे वो आपको होमवर्क में भी देते चलेंगे। ठीक है, चलो सारी बातें कर ली, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर क्या आ रही है, प्रिंट डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास इनपुट में एक डिजिट है, सॉरी मेरे पास इनपुट में एक नंबर है। लेट्स से वो नंबर है 54127, इतना बड़ा नंबर मेरे पास है। और मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, मेरे को आउटपुट में इसके सारे के सारे डिजिट्स को प्रिंट करना है। मतलब मैं पहले 5 प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 3 प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 1 प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 2 प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर 7 प्रिंट करना चाहता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर अगर आप मुझे किसी भी ऑर्डर में दे दो, आपने मुझे लेट से पहले 7 प्रिंट करके दे दिया, या 2 प्रिंट करके दे दिया, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, ऑर्डर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे को सिर्फ डिजिट्स चाहिए। जो भी नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मुझे ये नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे प्रिंटेड चाहिए। आप किसी भी ऑर्डर में दे दो, चाहे 5 पहले दे दो, चाहे 7 पहले दे दो, उससे फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। अब इसकी एल्गोरिथम, इसकी अप्रोच सोचते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ मित्रों कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था, लेट्स से मैंने बोला कि 5 को हमने मॉड्यूलो कर दिया है 2, तो बेसिकली क्या होता था, हम इस प्रकार से 5 को डिवाइड करते थे। ठीक है, और एट द एंड जो रिमाइंडर बचता था वो ही मेरा आंसर कहलाता था। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ 5 मॉडुलस 2 मैंने किया, तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। सो बेसिकली व्हेन आई राइट डाउन समथिंग लाइक दिस कि a मॉडुलस b कर दिया, तो a को b से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बच रहा है, वही मेरे a मॉडुलस b का आंसर कहलाता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं किसी भी नंबर को मॉडुलस 10 कर दूंगा तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दी कि जब भी आप किसी नंबर को मॉडुलस 10 करेंगे तो हमेशा आपको उसका लास्ट डिजिट मिल जाएगा, आप उसके लास्ट डिजिट को सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास इतना बड़ा सा एक नंबर है, तो मैंने क्या कह दिया कि इसका लास्ट डिजिट मैं सेपरेट कर सकता हूँ यूजिंग मॉडुलस 10। ठीक है, और मैंने एक और आपको टूल दिया कि अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो वो क्या कर देगा, वो आपका लास्ट डिजिट रिमूव करने की शक्ति रखता है। तो मैंने कहा यार ये तो 2 टूल्स मेरे को दे दिए हैं, और इन दोनों टूल को यूज़ करके मैं सारे डिजिट निकाल सकता हूँ। सवाल है कैसे, चलो करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ पर मेरे नंबर की वैल्यू क्या है, 53127। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मॉड्यूलो 10 कर दिया 53127 को, तो मेरे को क्या मिला, मॉड्यूलो 10 करने के बाद इसका लास्ट डिजिट मिल गया, दैट इज 7। सो लेट्स से मैंने 7 को प्रिंट करा दिया।
ठीक है। अब क्योंकि 7 यूटिलाइज हो चुका है, मैं 7 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो अब ये नंबर क्या बच गया, अब ये नंबर बच गया 5312। पॉइंट में कुछ क्यों नहीं आ रहा है, 0.7 क्यों लिखा हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था अगर आप किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर भी एक इंटीजर आता है, वो पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं आता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको n/10 को मैंने एक नया n मान लिया, n को इक्वल n/10 कर दिया बेसिकली। तो अब मैंने बोल दिया मेरे n की वैल्यू क्या है, 5312। अब मैंने बोला इसमें से मैंने फिर दोबारा लास्ट डिजिट निकालने के लिए मॉडुलस 10 कर दिया, तो मेरा लास्ट डिजिट 2 निकल गया, और 2 को मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया, और इसको ही मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो अब n/10 की वैल्यू क्या हो गई, 531 हो गया। मैंने n को 531 के इक्वल कर दिया। कैसे होगा करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करनी, कैसे कर दिया n को इक्वल सब सिखाऊंगा। लेट्स से यहाँ फिर से मॉडुलस 10 कर दिया, तो मॉडुलस 10 करके 1 आ गया, और मैंने 1 को प्रिंट कर दिया। और लेट्स से मैंने फिर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे n/10 की वैल्यू क्या आ गई, 53 आ गई। मैंने n को 53 के इक्वल कर दिया। ठीक है, करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। मैंने फिर दोबारा यहाँ मॉडुलस 10 कर दिया, तो यहाँ मेरे को लास्ट डिजिट दैट इज़ 3 मिल गया, और 3 को मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे n/10 करके 3 को गायब कर दिया, सिर्फ 5 बच गया। मैंने n को 5 के इक्वल कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे लास्ट डिजिट चाहिए, मैंने फिर मॉडुलस 10 कर दिया, तो मेरे को 5 मिल गया, मैंने 5 को प्रिंट कर दिया। और जैसे ही मैंने n/10 किया, तो n/10 की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैंने n को 0 के इक्वल कर दिया, और मैंने एक कंडीशन लगाई कि जैसे ही मेरा n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब मैं कोई भी चीज़ नहीं करूँगा, मैं स्टॉप कर जाऊँगा। तो क्या इस पूरी कहानी के अंदर मैंने इसके सारे के सारे डिजिट्स प्रिंट कराए कि नहीं कराए, चेक करते हैं। 72135 72135, यस, हम प्रिंट करवा चुके हैं सारे के सारे डिजिट्स। सो दिस इज़ वन वे जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी इंटीजर के किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि वाई दिस इज़ वर्किंग एंड वाई दिस इज़ वर्किंग, इसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैंने कहा मॉडुलस 10 करके लास्ट डिजिट कैसे मिल रहा है, समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि 53127 को मैंने मॉडुलस 10 कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 53127 को 10 से डिवाइड किया, और ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि मैंने यहाँ पे ले लिया क्वेश्चन के अंदर 5312, तो यहाँ पे आ जाएगा 53120, और एट द एंड क्या बचा, 7 बचा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, अगर मैं 5312 मॉडुलस 7 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, रिमाइंडर क्या बचता है, 7 बचता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मॉडुलस 10 करने के बाद आप लास्ट डिजिट सेपरेट करवा पाए पूरे के पूरे नंबर से? अरे हाँ, एग्जांपल के अंदर जस्ट मैंने भी देख लिया। एक और चीज़ मैंने बोला, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 10 से, तो भैया ने बोला है कि लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 5312 को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो आप सभी को क्या लग रहा है, ये तो ये बन जाएगा 5312.7। पर मैंने क्या बोला था, अगर किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे, इस इंटीजर को इस इंटीजर से डिवाइड कर दिया जावा के अंदर, तो आपका इंटीजर मिलता है, तो यानी पॉइंट वाला पार्ट हट जाता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैं 7 को रिमूव करने के में सक्सेसफुल हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हो गया। तो ये दोनों टूल हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिए, कैसे मॉडुलस 10 करने से लास्ट डिजिट मिल जाता है, और कैसे डिवाइड बाय 10 करने से लास्ट डिजिट रिमूव हो जाता है, और कैसे इनकी एप्लीकेशन करने से मैं सारे के सारे डिजिट्स को बाहर निकाल सकता हूँ। जस्ट अभी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब कोड करने चले, तो यहाँ पर मैं गया सोर्स फोल्डर पे, और मैंने अपनी नई जावा क्लास क्रिएट कर ली, नाम रख दिया बेसिक मैथ्स। ठीक है जी, और यहाँ पर अपना PSVM मेथड क्रिएट कर लिया, और मैंने बोला मुझे सबसे पहले एक फंक्शन चाहिए जो कि डिजिट्स प्रिंट करने का काम करता हो। तो मैंने बोला स्टैटिक वॉइड प्रिंट डिजिट्स, और इसके अंदर एक इंटीजर नंबर आ रहा है, और मैंने बोला कि यहाँ पर अपन लॉजिक राइट डाउन करेंगे इसके सारे डिजिट्स को प्रिंट करने का। ठीक है, लॉजिक क्या है, मैंने बोला कि मुझे रुकना कब था, कब मुझे नंबर्स प्रिंट करने या डिजिट्स प्रिंट करने से रुकना था। अभी हमने फाइंड आउट किया था कि जब मेरे नंबर की वैल्यू 0 होगी तब मैं रुक जाऊँगा। तो मैंने बोला कि अगर मेरे नम की वैल्यू 0 हो गई तो मैं रुक जाऊंगा। बहुत सिंपल। इसी का उल्टा मतलब क्या हो सकता है कि अगर मेरे नंबर की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, अगर इक्वल टू 0 नहीं है, तो मैं प्रोसेसिंग करता रहूँगा, डिजिट्स निकालता रहूँगा, प्रिंट कराता रहूँगा। तो यही सेम चीज़ को मैं वाइल लूप में लिख सकता हूँ कि जब तक मेरे नंबर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब तक मैं प्रोसेसिंग करता रहूँगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी कि जब तक मेरे नंबर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तक मैं काम करता रहूँगा। और वो काम क्या है, डिजिट्स निकालना। डिजिट कैसे निकालते हैं, मैंने बोला डिजिट विल बी इक्वल टू जो भी मेरा नंबर है मॉडुलस 10। बहुत बढ़िया, डिजिट मेरा निकल गया, डिजिट को मैंने प्रिंट करवा दिया। मैंने बोला डिजिट को
फटाफट प्रिंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि ये वाला डिजिट जो है यूटिलाइज हो चुका है, तो मुझे अब क्या करना होगा, मुझे इस डिजिट को रिमूव करना होगा। तो मैंने बोला अब मुझे अपने इस लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। तो अब मैंने बोला मेरा नंबर पहले जो 53127 था, एज्यूम कर लेते हैं जो मेरा नंबर पहले 53127 था, उसमें मुझे 7 रिमूव करना है। तो अब मेरा नया नंबर क्या हो गया, नंबर बाय 10, खत्म। जो नंबर पहले 53127 था, अब वो नंबर क्या हो गया 53127 डिवाइडेड बाय 10, तो वो आएगा 5312। तो आपने नंबर को अपडेट करा लिया, खत्म। तो दैट्स हाउ आपका डिजिट्स प्रिंट करने वाला कार्य होता है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं चला के कि चलता भी है कि नहीं चलता। तो मैंने बोला इंट नम इज इक्वल्स टू 53127 और मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया और नंबर भेज दिया। वेरीफाई करते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने अपने मेन मेथड को रन किया और मेरे आउटपुट विंडो में आ गया 72135। यस, हम सारे डिजिट्स को प्रिंट करा पा रहे हैं, बिल्कुल प्रिंट करा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ड्राई रन करके देखना चाहते हो, चलो करके दिखा देता हूँ एक बार। अगेन पहला क्वेश्चन है ना, तो मैं चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ऐसे डर फील ना हो, तो ड्राई रन करा के तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तब तक मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी जगह बन जाएगी। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ था, इसको हम ड्राई रन करना चाहते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा नंबर ले लिया, मैंने बोला कि मेरा नंबर की वैल्यू है 317, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर यहाँ पे चेक हुआ, क्या 317 नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब आया ट्रू। ट्रू वाले केस में आप आए अंदर, आपने फिर किया नंबर को मॉड कर दिया 10 से, तो आपका आंसर क्या निकल के आया 7, दैट इज़ आपका लास्ट डिजिट। तो 7 आपका यहाँ पर आ गया, आपने इसको प्रिंट करवा दिया, तो आपकी आउटपुट विंडो के अंदर यहाँ पर 7 प्रिंट हो चुका है। फिर आप नीचे आए, आपने बोला नंबर विल बी इक्वल टू नंबर बाय 10। तो नंबर की वैल्यू जो 317 थी, अब वो नंबर की वैल्यू क्या हो गई 317 बाय 10, दैट इज़ 31। तो नंबर अब किसके इक्वल हो चुका है, 31 के इक्वल हो चुका है। आप पहुंचे क्लोजिंग ब्रैकेट पे, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद आप वापस घूम के आ गए यहाँ पे, आपने चेक किया क्या 31 नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब आया ट्रू, आप आ गए अंदर। आपने यहाँ पे 31 को किया मॉड 10, इसने आपको क्या दिया डिजिट आ गया 1, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया डिजिट के अंदर। आप गए नीचे, आपने प्रिंट करा दिया डिजिट को, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आप गए नीचे, आपने नंबर को अपडेट कर दिया, आपने बोला नंबर इज इक्वल टू नंबर बाय 10, दैट इज 31 बाय 10। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 3। तो बेसिकली आपका नंबर किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल हो गया। आप गए क्लोजिंग ब्रैकेट पे, वो आपको लेकर चला गया ऊपर, कंडीशन चेक हुई, क्या 3 नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब आया ट्रू, आप आए अंदर। आपने डिजिट निकाला 3 मॉड 10 करके, आपका आंसर आया 3। तो डिजिट के अंदर 3 स्टोर हो गया। आप नीचे आए, डिजिट को प्रिंट करना था, आपका 3 प्रिंट हो गया। आप आए नीचे, नंबर को अपडेट करना था, आपने बोला नंबर विल बी इक्वल टू 3 बाय 10, दैट इज 0। तो नम की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। आप आए क्लोजिंग ब्रैकेट पे, वो आपको ले गया ऊपर। आपने कंडीशन चेक की, क्या नंबर नॉट इक्वल टू 0 है, क्या 0 नॉट इक्वल टू 0 है, जवाब आया फॉल्स। फॉल्स वाले केस में निकल के आप आ गए लूप से बाहर। तो इस प्रकार आपने सारे के सारे डिजिट्स को प्रिंट करा लिया। आया मज़ा, बहुत बढ़िया। अब मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिंपल है, सेम ही चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है काउंट ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से नंबर इज 53127। तो इसने बोला काउंट करो इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो पहला डिजिट है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 1, अगला है 2, अगला है 7। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5। तो मेरे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 5 प्रिंट होना चाहिए। मैंने बोला मेरे पास नंबर है 317 या 3174 लेट्स से। तो यहाँ पर 4 डिजिट निकले आपके 3, 1, 7 और 4। तो इसका आंसर निकल गया काउंट करके 4। तो सेम ही चीज़ है, जहाँ पर आप डिजिट्स को पुराने वाले क्वेश्चन में प्रिंट करा रहे थे, इस बार प्रिंट कराने की जगह आपको काउंट करना है। तो इसी कोड को मैंने कर लिया फटाफट से कॉपी पेस्ट। मैंने बोला प्रिंट की जगह हमें काउंट करना है, तो हमने बोला शुरुआत में जो काउंट था वो इक्वल कर लिया, मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0 वैल्यू से। और जैसे ही मुझे कोई डिजिट मिलता है तो उस डिजिट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं काउंट को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और जब पूरा कोड हो जाएगा तो सारा काउंट बन चुका होगा, तो उस केस में रिटर्न कर दूंगा काउंट को, ख़त्म। तो इस प्रकार से मैं काउंट को रिटर्न कर देता हूँ। बढ़िया। तो अगर कल को कोई व्यक्ति आके मुझे बोले काउंट क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इंट आंसर इज़ इक्वल टू काउंट डिजिट्स, और यहाँ पर नम पास कर दिया और मैंने एस आउट कर दिया आंसर। तो 53127 में आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए, 53127 5 डिजिट है, तो 5 मेरा आंसर प्रिंट होना चाहिए। काउंट डिजिट्स में क्या दिक्कत आ रही है, जावा 2 प्रिंट स्ट्रीम क्या कहना चाह रहा है ये, इंट आंसर काउंट डिजिट्स, क्या मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी किसी प्रकार की, आई डोंट थिंक सो। रिटर्न काउंट, अच्छा वॉइड फंक्शन है और रिटर्न करने की बात हो रही है, तो मैं काउंट रिटर्न कर रहा हूँ एक इंटीजर, तो इन टाइप का फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने। अब ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देगा टोटल कितने
डिजिट्स हैं 5 हैं, तो 5 प्रिंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेट से कुछ और नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पर एक और नंबर डाल दिया 1, तो अब कितने डिजिट्स हो गए? टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो आंसर में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। क्या 6 आ रहा है? वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने जस्ट अभी कंप्लीट कर लिया, सेम ही था, कुछ अलग खास था नहीं। द लास्ट वन इज, आई थिंक द थर्ड वन इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। तो अज्यूम करते हैं कि मेरा जो नंबर है वो है 5 3 1 2 7, एक सिंगल नंबर इंटीजर ये है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मुझे इसके सारे डिजिट्स का सम चाहिए, तो इसके डिजिट्स क्या हैं? 5 है। सारे डिजिट्स को मैंने इस प्रकार से राइट डाउन करके सम कर दिया, और जब इनका सम निकालूंगा तो 5 3 8 1 9 2 11 1 18, ठीक है जी। तो 18 आपका सम प्रिंट होना चाहिए। अगेन इसके लिए भी आपको सारे डिजिट्स निकालने पड़ेंगे, वो डिजिट्स निकालने कोड ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, बस एक और सम वाला वेरिएबल मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, और उस सम वाले वेरिएबल में मैं सबको ऐड करता हुआ चला जाऊँगा। तो मैंने फिर से मेहनत नहीं करी, मैंने फिर से इस कोड को उठाया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने बोला मुझे सम की नीड है, तो सम की वैल्यू 0 हो गई, सम को मैं रिटर्न कर दूंगा, तो सम मैं रिटर्न कर दिया। बस मैंने सिंपल सी बात बोली, जब भी मुझे कोई डिजिट मिलेगा तो उस डिजिट को मैं क्या करूँगा? उस डिजिट को मैं अपने सम के अंदर ऐड करा लूँगा, ख़त्म। इतना ही करना था। तो अगेन डिजिट निकालने का तो लॉजिक एग्जैक्टली सेम है, डिजिट निकालने का लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा जो हर बार हम ऊपर लिख चुके हैं। बस जो डिजिट निकला है उसको मैंने सम के अंदर ऐड कर दिया और कहानी खत्म। अब इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो हमने बोला कि इंट सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिजिट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, और हमने उसको फटाफट से यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ये हमारा इनपुट था, इसमें हमारा आंसर 18 आना चाहिए था। क्या आंसर 18 आ रहा है? यस। तो इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन भी फटाफट कंप्लीट कर लिया है ना। अब रिवर्स अ नंबर, अब जो हमने सीखा था जस्ट अभी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके सारे डिजिट्स को निकालना, उसी का यूज़ करके रिवर्स करना जस्ट अभी सीखेंगे। काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मज़ा आएगा इसको सीखने में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर यहाँ पर रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इनपुट में मेरे पास लेट से एक नंबर है, और नंबर लेट से क्या है? 1498, लेट से ये नंबर है, और आउटपुट में इसको क्या चाहिए? आउटपुट में इसको रिवर्स चाहिए इसी नंबर का। तो अगर ये नंबर 1498 है तो इसका रिवर्स क्या होगा? 8941। ये बताओ कैसे करोगे? ये बताओ कैसे करोगे? मैंने कहा आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, कैसे? चलो समझते हैं। मैंने बोला जब मैंने इस नंबर को पकड़ा, अगेन इसको एक नया नंबर क्रिएट करने के लिए मुझे डिजिट्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर डिजिट्स का यूज़ करना है तो डिजिट्स को निकालना पड़ेगा, और डिजिट्स को निकालना है तो मॉडुलस का यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना। तो जैसे ही मैं इस नंबर पे आया, मैंने मॉडुलस 10 कर दिया, और मुझे क्या डिजिट मिल गया? 8 मिल गया। मैंने इसको डिवाइड बाय 10 किया, नंबर क्या बन गया? 149। मैंने फिर मॉडुलस 10 कर दिया, मुझे क्या मिल गया? 9 मिल गया। मैंने फिर डिवाइड बाय 10 किया, ये 14 बन गया। मैंने फिर मॉडुलस 10 कर दिया, मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया। मैंने फिर डिवाइड बाय 10 किया, ये नंबर 1 बन गया। मैंने फिर मॉडुलस 10 किया, मुझे 1 मिल गया, और मैंने फिर डिवाइड बाय 10 किया, मुझे 0 मिल गया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मुझे डिजिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ये 4 डिजिट्स। क्या तुम कोई प्रकार का मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, जिससे मैं इन डिजिट्स को मिला के ये नंबर क्रिएट कर पाऊँ? ध्यान सोचना, इन 4 डिजिट्स में ऐसी कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाऊं कि यहाँ तक पहुँच पाऊँ? क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ कि 8 × 1000 प्लस 9 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 1 × 1? हाँ या ना? हाँ लिख सकता हूँ। क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 8 × 10 का क्यूब प्लस 9 × 10 का स्क्वायर प्लस 4 × 10 की पावर 1 प्लस 1 × 10 की पावर 0? ऐसा कुछ समझ में आ रहा? हाँ, मतलब लिख तो सकते हैं। तो इससे क्या कहना चाहते हो भैया, ये समझा दो। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कुछ 10 मल्टीप्लाई करके, क्या कुछ ऐड करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ? समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जब 8 आया, मैंने 8 में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, और ये बन गया 80। फिर मैंने 80 को 9 में प्लस कर दिया, ये बन गया 89। फिर मैंने इसको 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 890। फिर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, ये बन गया 894। फिर मैंने इसको 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 8940। और फिर मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया, ये बन गया 8941। अरे ये तो बन गया ये तो बन गया। इस प्रकार हम इसे कर सकते थे सॉल्व, है ना। तो काफ़ी इजी नहीं था। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी हमें कोई डिजिट मिल रहा है, मॉडुलस 10 का डिजिट ही तो मिलता है, तो जब भी हमें कोई डिजिट मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उस डिजिट को लेके, ध्यान से ऑब्जर्व करो, लेट से पुराना भी मेरे पास कोई एक नंबर था, लेट से आंसर मैंने ले लिया, तो आंसर इक्वल टू 0 रख लिया, शुरुआती आंसर 0 था,
तो मैंने क्या कर दिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन गया 0, और उसको फिर 8 से प्लस कर दिया तो वो बन गया 8। ठीक है, इस प्रकार से चलेंगे। तो बेसिकली 2 प्रकार के ऑपरेशन हम यहाँ पे करना चाहते हैं, पहला मल्टीप्लाई बाय 10 और दूसरा प्लस कर दिया नया वाला डिजिट। तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्रीवियस वाला डिजिट है जो पहले से ही बना पड़ा है, उस प्रीवियस वाले डिजिट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, और जो अभी करंट डिजिट आपने निकाला है, जो अभी मॉडुलस 10 करके करंट डिजिट आपने निकाला है, उसको हमेशा आप क्या कर रहे हैं, उसको हमेशा प्लस कर रहे हैं। फिर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, फिर जो नया डिजिट निकला है उसको प्लस कर रहे हैं। फिर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई 10 कर रहे हैं, फिर जो नया डिजिट निकला है उसको हमेशा प्लस कर रहे हैं। तो जब भी नया डिजिट निकलेगा उसको पुराने वाले आंसर में प्लस कर रहे हो आप। जैसे आपने ऑब्जर्व किया, नया डिजिट निकला प्लस कर दिया था, नया डिजिट निकला प्लस कर दिया था, नया डिजिट निकला प्लस कर दिया था, और जब आगे मूव कर रहे हो तो मल्टीप्लाई 10 तो तुम कर ही रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ कि आंसर वुड बी इक्वल टू हमेशा पुराना वाला आंसर मल्टीप्लाई 10 और प्लस कर दिया नया वाला डिजिट, हाँ या ना। अरे हाँ, पुराना जो भी आंसर अब तक तुम बना चुके हो, जैसे यहाँ पर 0 था तो आपने इंटू 10 कर दिया, 0 ही बन गया, प्लस कर दिया डिजिट 8 बन गया, है ना। फिर पुराना वाला आंसर अब क्योंकि 8 बन चुका है, मल्टीप्लाई 10 कर दिया और फिर प्लस में डिजिट कर दिया क्योंकि नया डिजिट 9 है। फिर पुराना वाला आंसर 89 बन चुका है, मल्टीप्लाई 10 कर दिया और नया डिजिट प्लस कर दिया, 894 बन गया। तो इस प्रकार से तुम आगे बढ़ सकते हो, है ना। इसे एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को डिजिट रिवर्स करने हैं, मेरे को नंबर ही रिवर्स करना है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इंट नंबर इज़ इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4, और हमने कहा कि इंट रिवर्स नंबर इज़ इक्वल्स टू रिवर्स नंबर, और यहाँ मैंने इस नंबर को पास कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस नाम से हमने एक मेथड या फंक्शन क्रिएट कर दिया फटाफट। मैंने बोला स्टैटिक इंट ये वाला फंक्शन, और यहाँ पर हमने एक नंबर पास कर दिया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैंने बोला रिवर्स नंबर की वैल्यू शुरुआत में क्या है, अभी इसकी वैल्यू 0 है, इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, और हमने एक फार्मूला फाइंड आउट कर रखा। वो फार्मूला क्या है कि आंसर वुड बी इक्वल टू पुराने वाला आंसर मल्टीप्लाई 10 और प्लस में जो आपका करंट डिजिट है। ऐसा हमने एक फार्मूला फाइंड आउट किया था, इसको हम अप्लाई करेंगे जब भी नीड पड़ेगी। हमें रुकना कब था, ध्यान से ऑब्जर्व करो, हम कब रुके थे, हम रुके फिर दोबारा वहीं पे थे जब मेरे नम की वैल्यू 0 हो चुकी थी। तो लॉजिक फिर से वही लगेगा कि जब तक मेरा नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तब तक प्रोसेसिंग करते रहो। जो ये वाला लॉजिक था वही लॉजिक हमने रिपीट कर दिया। अब हमने इसमें डिजिट निकाल लिया, तो डिजिट विल बी इक्वल टू नंबर मॉडुलस 10। बहुत ही बढ़िया। जैसे ही मेरा डिजिट निकलता है मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपना रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। रिवर्स नंबर कैलकुलेट कर लेता हूँ एज पर फॉर्मूला जो हमने राइट डाउन फाइंड आउट किया था। तो हमने बोला रिवर्स नंबर विल बी इक्वल टू पुराने वाले रिवर्स नंबर का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई 10 कर लो, और जो करंट डिजिट मेरा आया है उसको इसके अंदर स्टोर कर लो, प्लस कर लो। तो ये मेरा एक आंसर बन गया यहाँ तक का, बहुत ही बढ़िया। और एट द एंड मुझे क्या पता है, क्योंकि लास्ट डिजिट में यूज़ कर चुका हूँ तो लास्ट डिजिट रिमूव करना पड़ेगा नंबर से, है ना। तो वो मैं कैसे करता हूँ, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, खत्म, इतना ही था। एट द एंड मैंने जाके यहाँ पे रिवर्स नंबर जो मैंने अपना बनाया है उसको रिटर्न करा दिया। तो क्या मैं 1 2 3 4 को यहाँ पर रिवर्स कर पाऊँगा, 4 3 2 1 मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आ रहा है। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना। अज्यूम कर लेता हूँ तुम्हें समझ में नहीं आया, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम्हें ये समझ में नहीं आया। तो चलो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो आओ। तो मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है नम इज़ इक्वल्स टू 1 2 3। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस नंबर को रिवर्स करना है। अब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कोई ऐसा तरीका जिससे मैं इस नंबर को रिवर्स कर पाऊँ। इसके लिए मुझे इसके डिजिट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं इस नंबर पे मॉडुलस 10 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक डिजिट मिलेगा 3 नाम का। अगर मैं इसी नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दूँ तो नंबर की वैल्यू 123 से क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मैंने बोला अगर मैं 12 को फिर से मॉड 10 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक डिजिट मिलेगा 2। और अगर मैं इसी नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दूं तो इसका 2 रिमूव हो जाएगा और नंबर बचेगा इक्वल टू 1 ओनली। और फिर मैं इसको डिवाइड मॉडुलस 10 कर दूं तो डिजिट मिलेगा 1, और फिर अगर मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर दूं तो मुझे मिलेगा 0, और 0 मिलते मैं स्टॉप कर जाऊंगा। ये पूरी कहानी थी, ये पूरा लॉजिक था किस चीज़ का, डिजिट्स को निकालने का, डिजिट्स को सेपरेट करने का। आपको 3 डिजिट्स 3 2 1 मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 123 से मुझे क्या आंसर चाहिए, 321 चाहिए। अब 321 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करना। 321 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि 3 के अंदर मैंने 100 मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद 2 के अंदर मैंने 10 मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके बाद
1 के अंदर मैंने 1 ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको मैं और किस प्रकार से राइट डाउन कर सकता हूँ कि 3 को मैंने 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस 2 को मैंने 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस 1 को मैंने 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो 10 से मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ मैं कुछ लॉजिक समझ पा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाया। मुझे पता है 3 में मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना है 100, 2 में मुझे एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, 1 में मुझे एक बार ही मल्टीप्लाई नहीं करना। पर मैं खुद से जाके कैसे पता लगाऊँ कि यहाँ पर 100 कर दे भाई, यहाँ पर 10 कर दे भाई, और यहाँ पर 10 की पावर 0 या 1 कर दे भाई, ये मैं कैसे पता लगाऊँ? तो मैंने इसको सिंपल कर लिया। मैंने बोला मैं 1 बाय 1 स्टेप एट अ टाइम करके इसको बिल्ड करूँगा। तो पहले मैं 3 से 32 बनाऊँगा और फिर 32 से 321 बनाऊँगा। ये कहानी काफ़ी सिंपली बन सकती है। कैसे? ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने बोला कि मेरे पास जो रिवर्स नंबर अभी तक बना पड़ा है उसकी वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर मेरी कहानी अभी खड़ी है। अब जैसे ही मेरे को कोई नया डिजिट मिला तो मैंने एक नया रिवर्स नंबर बना लिया। मैंने बोला पुराने वाले नंबर को मैं लॉस्ट नहीं करना चाहता, तो पुराने वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लो 10 और प्लस कर दो नया वाला डिजिट। तो इन शॉर्ट मैंने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई 10 और मैंने इसको कर दिया प्लस। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया? 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 दैट इज 3, क्योंकि 0 इंटू 10 0 होता है ना भाई, इसलिए। फिर जैसे ही मैंने फिर से नया मॉड किया, मॉड 10 करके एक नया डिजिट मुझे मिला, तो मैंने क्या बोला? पुराने वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 10 और प्लस कर दो उसमें नया वाला डिजिट। तो ये क्या बन गया? 30 प्लस 2 दैट इज 32। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मल्टीप्लाई 10 करने से आपका ये डिजिट प्रिजर्व हो जाता है इसकी पोजीशन के ऊपर, और प्लस करने से आपका नया डिजिट भी उसकी पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही जब मुझे नया एक और डिजिट मिला तो मैंने क्या बोला? इस डिजिट को अपन कर देंगे प्लस और इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10। इससे क्या हुआ? जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया ये बन गया 320 और इसको हमने कर दिया प्लस। ध्यान से ऑब्जर्व करो, मल्टीप्लाई बाय 10 करने से ये डिजिट्स प्रिजर्व हो गए और प्लस करने से ये वाला डिजिट भी प्रिजर्व हो गया। आंसर बन गया 321। आगे मेरे को कोई और डिजिट मिला ही नहीं था तो मैं रुक चुका हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन चुका है? 321 बन चुका है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। सारी की सारी कहानी यहाँ पर किस चीज़ की है? ये फॉर्मूला सोचने तक की है कि मेरा रिवर्स नंबर कैसे बन सकता है। रिवर्स नंबर बन सकता है पुराना रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई 10 प्लस जो मेरा करंट डिजिट आया है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला रिवर्स नंबर, यही तो था। अच्छा, तो ऑलरेडी कर लिया हमने, एक स्लाइड और एक्स्ट्रा दी हुई है। नेक्स्ट इज पैलिंड्रोम नंबर। आई थिंक ऐसे कुछ हम लास्ट क्लास में स्ट्रिंग्स इन जावा के अंदर पढ़ चुके हैं, जब हमें स्ट्रिंग चेक करनी थी पैलिंड्रोम है या नहीं। सो बेसिकली इनपुट क्या कहता है कि आपको इनपुट में एक नंबर दिया जाएगा, लेट्स से 1 2 2 1। आपको क्या करना है? बताना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या था? लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। ऐसी कोई स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम की बात हो रही है पर यहाँ पर नंबर पैलिंड्रोम की बात हो रही है, तो हमने बोला ऐसा कोई नंबर जिसको लेफ्ट से राइट पढ़े। अगर मैं इसको इस दिशा से जाता हुआ पढ़ूँ तो लेफ्ट से राइट पढ़ते हुए ये क्या बनेगा? 1 2 2 1। और अगर मैं इसको राइट से लेफ्ट की दिशा में पढ़ूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाता हुआ पढ़ूँ तो 1 2 2 1, तो ये यहाँ से भी 1 2 2 1 पढ़ा। एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे सेम ना मिले आपको। तो मैंने बोला एक नंबर है लेट से 1 2 3 4। अगर इसको मैं लेफ्ट से राइट की दिशा में पढ़ूँ तो क्या पढ़ता हूँ? 1 2 3 4। और अगर इसको राइट से लेफ्ट की दिशा में पढ़ूँ तो क्या पढ़ता हूँ? 4 3 2 1। तो ये बन गया 4 3 2 1। इसको राइट से लेफ्ट की दिशा बोल लो या फिर इसको रिवर्स नंबर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर ये लेफ्ट से राइट और ये राइट से लेफ्ट एग्जैक्टली इक्वल है तो ये केस कहलाएगा जी हाँ आप एक पैलिंड्रोम नंबर है, यस। और अगर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट डिफरेंट नंबर्स है तो आप बोलेंगे जी नहीं, आप एक पैलिंड्रोम बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो आप यहाँ पर लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, जो आप यहाँ पे लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, क्या लेफ्ट से राइट को मैं बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है? 1 2 2 1 था, 1 2 2 1 है, 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 ही है। तो लेफ्ट से राइट की दिशा मतलब ओरिजिनल नंबर की बात हो रही है, और राइट से लेफ्ट की दिशा मतलब रिवर्स नंबर की बात हो रही है। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है? मुझे ओरिजिनल नंबर लेना है जो कि ऑब्वियसली मुझे इनपुट में दिया हुआ है, और मुझे रिवर्स नंबर लेना है जो ऑब्वियसली मैंने अभी सीखा कि मैं कैसे रिवर्स कर सकता हूँ किसी नंबर को, और इन दोनों को मैं कंपेयर कर लूँगा इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तो भैया पैलिंड्रोम, और अगर नॉट इक्वल है तो भैया नॉट है पैलिंड्रोम, सिंपल। तो बेसिकली ये कहानी भी नंबर को रिवर्स कराने तक की है। जैसे आप नंबर रिवर्स करा लोगे आप बता पाओगे कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। चलो लिखते हैं, स्टैटिक बूलियन इज पैलिंड्रोम। एक नंबर मेरे पास यहाँ पे आ गया तो मैंने बोल दिया इंट ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू नंबर, और मैंने बोला इंट रिवर्स नंबर वुड बी इक्वल टू, एक फंक्शन था ना मेरे पास रिवर्स
इस प्रकार से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोनों नंबर मेरे पास आ चुके हैं। मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरा ओरिजिनल नंबर जो है वो इक्वल टू है रिवर्स नंबर के, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ पैलिंड्रोम, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। बात समझ आई? इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब रिवर्स नंबर का लॉजिक जस्ट अभी हमने ये फंक्शन राइट डाउन किया 1 मिनट पहले, उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे रीयूटिलाइज कर लिया। अब इसको फटाफट से एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं चला के एक बार कि सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो आओ। तो मैंने बोला कि बूलियन आंसर इज इक्वल्स टू इज पैलिंड्रोम, और एक नंबर पास करना था। लेट्स से वो नंबर मैंने क्या पास कर दिया, 1 2 3 4, और मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 2 3 4 जो है कोई पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। क्या फॉल्स प्रिंट हो रहा है? फट गया, सेमीकोलन भूल चुके हो, लगा दिया, फिर से रन करो, फॉल्स प्रिंट हो रहा है, फिर से फट गया, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, हम यहाँ पर रिटर्न करना भूल गए भाई। अच्छा, प्रिंट हमने यहीं पर ही कर दिया, बूलियन बोला था बेवकूफ़। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर नंबर जो है ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब पैलिंड्रोम है। इस केस में आपने रिटर्न कर दिया ट्रू, और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो इस केस में आपने रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। ये बात हमें समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमने बोला कि 1 2 3 4 चेक किया था, आंसर आ गया नॉट अ पैलिंड्रोम, बहुत ही बढ़िया। बट अगर नंबर में यहाँ पे बोल दो 1 2 2 1 जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो ये तो पैलिंड्रोम है तो ट्रू आना चाहिए, तो आ गया ट्रू, इट इज़ अ पैलिंड्रोम, बहुत ही बढ़िया। तो दैट्स हाउ यू कैन चेक वेदर नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। यू जस्ट हैव टू कंपेयर द ओरिजिनल नंबर विद द रिवर्स नंबर। और रिवर्स नंबर के लिए आपको क्या आना चाहिए? रिवर्स नंबर के लिए आपको ये डिजिट सेपरेट करने वाला लॉजिक आना चाहिए, और ये फॉर्मूला जस्ट आपने फिगर आउट किया अभी कैसे आप इस रिवर्स नंबर तक पहुंच सकते हैं यूजिंग डिजिट्स, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे मूव कर सकते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनपुट में लेट्स से मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है, इनपुट में लेट्स से मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है, और मुझे बताना है कि वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो आपको ट्रू और फॉल्स प्रिंट करके बताना है कि वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। अ प्राइम नंबर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर अपने आर्टिकल पर मूव कर गया, और लेट्स से हम इसको समझ के आते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। भाई ये तो हमें पता ही नहीं है, हम तो लल्लू हैं बिल्कुल ही। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है इवन एंड ऑड नंबर वाला, फोर्थ नंबर पे, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क में करके ले आना, ठीक है। अगला पैलिंड्रोम नंबर भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्राइम नंबर पे हम पहुंच गए। व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर? उसने बोला कि प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है, सबसे पहली बात, जो तो ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड दैट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो बेसिकली 3 कंडीशन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक प्राइम नंबर के लिए, कि प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1, और उसके जो डिवाइजर्स हैं या उसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 1 होना चाहिए या वो खुद होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसको डिवाइड सिर्फ 1 से किया जा सकता हो या खुद से किया जा सकता हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 5 1 से बड़ा है, 5 1 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 तो किसी को भी डिवाइड कर देता है ना, और 5 अपने आप से डिवाइड होता है। इन तीनों कंडीशंस के अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सकता हो, है तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। 11 की बात कर लेते हैं, 11 को भी सिर्फ 1 से डिवाइड किया जा सकता है। परफेक्टली डिवीजन का मतलब, या 1 से डिवाइड किया जा सकता है का मतलब कि रिमाइंडर 0 आएगा। इकलौता 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 11 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ला सकता है, या फिर 11 खुद से अगर डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 ला सकता है। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्टली 11 को डिवाइड कर पाए या परफेक्टली किसी प्राइम नंबर को डिवाइड कर पाए। क्या बात समझ में आती है? तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, और उसको परफेक्टली डिवाइड सिर्फ 2 ही नंबर कर सकते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली हमें बताना है कि कोई नंबर मेरे पास आया, लेट्स से 7, तो मुझे बताना है कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। सिंपल सी कहानी है। तो इसके लिए लॉजिक, इसके लिए अप्रोच हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखते हैं कैसे होगा। हमने नंबर ले रखा है 8, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमें ये बोला गया है कि अगर ये एक प्राइम नंबर है, अगर ये एक प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली इसको 1 डिवाइड कर देगा, ऑब्वियसली इसको 8 खुद डिवाइड कर देगा, खुद 8 है ना ये। इसके बीच में चेक करना है बेसिकली अपने को। अगर 2 से लेके 7 तक कोई भी नंबर मुझे ऐसा मिल जाए जो 8 को परफेक्टली डिवाइड कर दे, जो 8 को परफेक्टली डिवाइड कर दे। परफेक्टली डिवाइड का मतलब कि रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, ये नॉट अ प्राइम नंबर हो जाएगा। बट अगर ऐसा कोई नंबर मिला ही नहीं, ऐसा कुछ नंबर
मिला ही नहीं जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर पाए, तो भाई इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको सिर्फ 1 और 8 ही डिवाइड कर पा रहे हैं, बीच में कोई डिवाइड नहीं कर पा रहा। सो लेट्स से मेरे पास कोई एक नंबर है जो कि n के इक्वल है, तो अगर वो n एक प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली उसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और उसको सिर्फ n डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ मुझे चेक कहाँ तक करना पड़ेगा? सो बेसिकली मुझे कहाँ से चेक करना पड़ेगा? 2 से लेके n-1 तक आई हैव टू चेक, हर किसी को पकड़ के कि 2 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करके देखा, 4 से डिवाइड करके देखा, ऐसे ही n-1 तक डिवाइड करके देखा, और इन सब में अगर कहीं पर भी रिमाइंडर मेरा इक्वल टू 0 आ गया तो मैंने बोल दिया नॉट अ प्राइम नंबर। बट अगर कहीं पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आपने बोल दिया प्राइम नंबर। बात समझ में आती है? मतलब किसी में भी 0 नहीं आना चाहिए, किसी में भी। बात समझ आई? चलो करके देखते हैं इसको, एक बार समझ के देखते हैं, या फिर एक और बार समझाऊं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ताकि तुम्हें क्लियर थोड़ा और अच्छे से हो जाए। लल्लू बच्चे भी तो हो तुम वीडियो नहीं देखते, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी क्वालिटी ड्रॉप कर लूँगा, मैं तो बढ़िया पढ़ाऊँगा ना भाई। तो हमने बोला लेट्स से n की वैल्यू क्या है? 7 है। तो n की वैल्यू 7 है, तो अगर मुझे इसको प्राइम चेक करना है तो बेसिकली मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा? 2 से n-1 तक चेक करने जाऊँगा। बेसिक अप्रोच है, इसको और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 से लेके मैं 6 तक चेक करने जाऊँगा। तो 7 को मैंने 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया, आंसर आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। 7 को मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। 7 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर मेरा आ गया 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ सकते हैं। 7 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर मेरा आ गया 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ सकते हैं। 7 को मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, मेरा रिमाइंडर आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 2 से 6 तक मैंने सभी से डिवाइड करके देख लिया, मुझे कहीं पर भी 0 नहीं मिला। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ बहुत ही कॉन्फिडेंटली कि 7 इज़ अ प्राइम नंबर। आया मजा? ऐसे ही लेट्स से मैंने बोला कि 15 n की वैल्यू 15 है, इसको चेक करो कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे 2 से लेके n-1 तक चेक करना होता है, तो 2 से लेके मुझे 14 तक चेक करना है, डिवाइड कर करके बार बार n को कि कहीं पर 0 रिमाइंडर तो नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, 15 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में कहीं भी एक बार 0 मिल जाएगा तो आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, मैं सीधा यहीं पर आके बोल दूंगा कि मुझे एक नंबर मिल चुका है जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर 1 या वो खुद वही नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, n इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। पहले बेसिक अप्रोच समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्टिमाइज अप्रोच भी बाद में समझ लेंगे। ठीक है, चलो हम चेक करने निकलें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे कोड राइट डाउन किया, स्टैटिक बूलियन इज प्राइम और नॉट। तो मेरे को यहाँ पे एक नंबर मिला और मैंने बोला इस नंबर को चेक करने के लिए मैंने एक लूप चलाया जो कि कहाँ से कहाँ तक चलता है, 2 से लेकर लेस देन इक्वल टू n-1 तक। ठीक है, तो मैंने इसके बाद क्या बोला कि अगर मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ मिल जाए कि नंबर को मैंने i से डिवाइड कर दिया और मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, तो कहीं पर भी 2 से लेकर n-1 तक डिवाइड करते हुए कहीं पर भी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब नॉट अ प्राइम, और इसका मतलब रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं लाइन नंबर 75 की बात करूं, लाइन नंबर 75 तक आप तभी पहुंच पाओगे, यहाँ तभी पहुंच पाओगे जब लूप से बाहर निकलोगे। हाँ या ना? हाँ, सही बात है। और मैंने बोला और लूप से तभी बाहर निकलोगे जब कभी भी रिमाइंडर में 0 ना आए। हाँ या ना? अगर एक बार भी रिमाइंडर में 0 आ गया तो ऑब्वियसली रिटर्न फॉल्स कर जाओगे, आप यहाँ पहुँच ही नहीं पाओगे। अगर सारे नंबर्स जो 2 से लेकर n- तक मैं डिवाइड कर रहा हूँ कभी भी 0 नहीं आया, तभी लूप ख़त्म करके लाइन नंबर 75 तक आ पाओगे। और अगर कभी भी 0 नहीं आया और अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इट्स अ प्राइम नंबर, और अगर ये प्राइम नंबर है इसका मतलब रिटर्न ट्रू। आया मजा? आया मजा? दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। आपने उस नंबर को 2 से लेकर n-1 तक की रेंज से हर एक नंबर से डिवाइड करके देखा, अगर कहीं पर भी मॉडुलस में रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो इसका मतलब इट्स अ प्राइम नंबर। अगर कहीं पर भी एक बार भी 0 आ गया तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लेट्स वेरीफाई दिस थिंग। तो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया एक नंबर, मैंने बोला इंट नम इज इक्वल्स टू 11 या 12 आ गया, चलो 12 चेक कर लेंगे। मैंने एस आउट कर दिया,
इज़ प्राइम और नॉट। तो हमारा जो ये नंबर है इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या 12 एक प्राइम नंबर है? ऑब्वियसली नहीं है, 2 के टेबल में आता है ये, तो फॉल्स आ गया। मैं बोला 11 चेक कर लेते हैं, क्या 11 एक प्राइम नंबर है? ऑब्वियसली है, तो ट्रू आ गया। बात समझ आती है? मैंने 17 चेक कर लिया, 17 भी एक और प्राइम नंबर है, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो आपने जस्ट एक कोड लिख लिया प्राइम नंबर फाइंड आउट करने के लिए, पर ये कोड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, वर्स्ट केस के अंदर ये 2 से लेकर n-1 तक चलता है, तो ये ऑब्वियसली लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ये चल रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मुझे पता है तुमने अब तक नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं पढ़ी तो आगे आने वाले लेक्चर हम समझेंगे। क्या मैं इसको और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कर सकता हूँ? बेसिकली क्या मैं इसको और फास्टर बना सकता हूँ और तेज चलने वाला कोड बना सकता हूँ? उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़े से पेन को यहाँ पर चलाना पड़ेगा और फिर चीज़ें तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलो समझने की कोशिश करते हैं, चलो आ जाओ। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 36। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो करंट लॉजिक हमारा है उसमें हम एक लूप चला रहे थे जो कि i = 2 से लेकर i <= n-1 तक चल रहा था। इस प्रकार का एक लूप था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 से लेकर n-1 तक हम बार बार डिवाइड करके देख रहे थे और रिमाइंडर चेक कर रहे थे कि =0 है या ≠0 है। इस प्रकार का कोई लॉजिक हमने चलाया हुआ था। ठीक है, मैंने कहा इसको 2 से लेकर n-1 तक चलाने की नीड नहीं है। ध्यान सुनना, इसको सिर्फ आप 2 से लेके √n तक चलाओ, बात बन जाएगी। तो आप जो 2 से लेके n तक जा रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा थे, और 2 से लेके √n तक नंबर ऑफ कंपैरिजन कम लगे, आपका कोड अपने आप फास्ट हो गया। पर सवाल है क्यों? वाई मुझे कैसे पता लगा? रट्टा मारना है? नहीं, रट्टा नहीं मारना। कैसे पता लगा वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको भी समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने बोला एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप मुझे इस n = 36 के सारे फैक्टर्स बता दो। तो फैक्टर बताने के लिए मैंने बोला फैक्टर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? कैसे? मैंने बोला कि देखो 36 का पहला फैक्टर क्या बनेगा? ऑब्वियसली 1 बनेगा, 1 × 36, इस प्रकार की एक चीज़ है ना। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या बन सकता है? फैक्टर बोलने की नीड नहीं है, फैक्टर पेयर क्या बन सकता है? 2 जैसे 1 × 36 करोगे तो 36 बन जाता है, या फिर 2 × 18 कर दो तब भी 36 आ जाएगा, या फिर 3 × 12 करो तब भी 36 आ जाएगा, या फिर 4 × 9 करो तब भी 36 आ जाएगा, या फिर 6 × 6 करो तब भी 36 आ जाएगा, या फिर 9 × 4 करो, या फिर 12 × 3 करो, या फिर 18 × 2 करो, या फिर 36 × 1 करो। अब यहाँ पे क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क कर दूं तो क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर या नीचे? जो भी फैक्टर पेयर्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं उन फैक्टर पेयर्स में आप कुछ रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हो? ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ आपने लिखा है 1 × 36, यहाँ आपने लिख दिया 36 × 1। यहाँ आपने लिखा है 2 × 18, यहाँ लिख दिया 18 × 2। यहाँ लिखा है 3 × 12, यहाँ लिख दिया 12 × 3। यहाँ लिखा है 4 × 9, यहाँ लिख दिया 9 × 4। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? आपने जस्ट ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे कितने फैक्टर मिले? 8। वो 8 फैक्टर कौन से थे? 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9। और इस पॉइंट के नीचे मुझे कौन कौन से फैक्टर मिले? 8 फैक्टर मिले। वो क्या मिले? 9, 4, 12, 3, 18, 2, 36, 1। क्या ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो? एग्जैक्टली जो फैक्टर आपको यहाँ मिले वही फैक्टर आपको यहाँ पर मिले हैं। हाँ, तो अगर मैं किसी नंबर के लिए ऐसे नंबर्स ढूंढ रहा हूं जो कि उसको परफेक्टली डिवाइड कर दें, तो अगर वो नंबर मुझे मिलने होंगे तो क्या मुझे वो नंबर इस ग्रीन बॉर्डर के ऊपर ही मिल जाएंगे? हाँ या ना? प्राइम नंबर का बेसिकली मतलब ये इंटेंट है ना, आप उस नंबर को जो आपको इनपुट में मिला है उसको आप इस पर्टिकुलर रेंज में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सबसे डिवाइड करके चेक कर रहे हो। कहीं पर 0 आएगा तो बोल दोगे, रिमाइंडर में 0 आएगा तो आप बोल दोगे प्राइम नंबर नहीं है, और अगर सब में रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो आप बोल दोगे प्राइम नंबर है। तो अगर 0 आना होगा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, अगर जो इनपुट में नंबर आया है और जो इस रेंज से नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, अगर 0 आना होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही आ जाएगा? क्योंकि अगर फैक्टर इसके नीचे एग्जिस्ट करता है तो हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कि ये 8 के 8 फैक्टर आपके ऊपर ही कवर हो गए, तो मेरे को यहाँ अपने लूप को रन करने की कोई भी नीड नहीं है। जैसे इस केस के अंदर मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक रन होता था? 2 से लेके 35 तक रन होता। हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल रन होता। तो इसका मतलब मैं 2 से लेके 35 तक ऐसे जाता। तो क्या मुझे 9 के लिए अपना लूप रन करने की नीड थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि 9 मेरा ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो गया होगा जब लूप 4 के लिए चल रहा होगा। क्या मुझे 12 के लिए अपना लूप रन करने की नीड थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 12 के लिए ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो गया होगा जब मेरा लूप 3 के लिए चल रहा होगा। क्या मुझे 18 के लिए अपना लूप रन करने की नीड थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 के लिए ऑलरेडी कवर हो गया होगा वाला फैक्टर पेयर। क्या मुझे 36 के लिए नीड थी? नहीं थी, क्योंकि 1 के लिए वो फैक्टर पेयर ऑलरेडी कवर हो गया होगा। सो बेसिकली 9 से लेके 35 तक मुझे अपने लूप को रन करने की ही नीड नहीं थी। तो मुझे अपने लूप को कहाँ तक रन करने की नीड थी?
इस वाले पॉइंट तक, क्योंकि इसके नीचे वाला सारा पार्ट रिडंडेंट है, इसके ऊपर वाला पार्ट तक आपको यहाँ से यहाँ तक कहानी चलानी है। अब सवाल है ये वाला कौन सा पॉइंट है, मैंने बोला ध्यान से ऑब्जर्व करो खुद ही। एन की वैल्यू क्या है 36, और यहाँ पर ये 6 × 6 क्या दर्शाता है, एक स्क्वायर है ना। सो बेसिकली 36 अगर n की वैल्यू है तो n का स्क्वायर रूट क्या होता है, n का स्क्वायर रूट क्या होगा 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज 6। तो जो लूप आप अभी 2 से लेके n-1 तक चला रहे थे, वो लूप अब आपको 2 से लेके कहाँ तक चलाना है, स्क्वायर रूट n तक। n की वैल्यू 36 थी, स्क्वायर रूट n की वैल्यू 6 हो जाएगी, और 6 तक ही मुझे लूप चलाना था। अब इसको दो प्रकार से मैं राइट डाउन कर सकता हूँ। पहला कि मैं अपने लूप को 2 से लेके स्क्वायर रूट n तक चलाऊँ, यानी कि i <= स्क्वायर रूट ऑफ n। अब i <= स्क्वायर रूट ऑफ n को लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि i × i = n। अब आपके ऊपर है कि आप ये वाली कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं अपने लूप के अंदर या फिर ये वाली कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपको एक फास्टर सोल्यूशन बता दिया जहाँ पे आपको 2 से लेके n-1 तक लूप चलाने की नीड नहीं है, आप बस 2 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ n तक लूप चलाओ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n के बाद आपके फैक्टर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जो भी फैक्टर आपको स्क्वायर रूट ऑफ n के बाद मिलेंगे वो ऑलरेडी आपको पहले मिल चुके हैं, तो नीचे जाने की नीड नहीं है मित्रों। ठीक है, इसे एक बार कोड करने चलते हैं। तो मैंने बेसिकली इतनी सी बात बोली कि जो चीज़ आप यहाँ पे लूप के माध्यम से कर रहे थे, इसको बस हमने फास्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि आप जाओ फॉर int i = 2 से आप i × i <= num इस प्रकार से लूप चला लो। या तो आप i × i <= num कर लो, या फिर i <= स्क्वायर रूट ऑफ n कर लो, जो आपको समझ में आता हो आप वैसे कर लो। और इसके अंदर आपने अपना सारा का सारा लॉजिक जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसको आप कमेंट कर सकते हो। तो आपने अपने कोड को फास्टर बना लिया। पहले आपका कोड ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा था, अब आपका कोड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता टेंशन मत लो, आगे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लूप बना दिया, चेक कर लो। तो हमने इसको चलाया किसके लिए, 17 के लिए, आंसर आया ट्रू। हमने इसको चलाया 18 के लिए और आंसर आया फॉल्स। हमने इसको चलाया 21 के लिए और आंसर आना चाहिए फॉल्स। बढ़िया, दैट्स हाउ वी हैव मेड आवर कोड फास्टर बाय इंक्लूडिंग अ मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, बढ़िया था, स्वाद आया इसको देख के। ठीक है, चलो आगे मूव कर सकते हैं हम। अगला इज GCD ऑफ अ नंबर। अगर आपको नहीं पता GCD क्या होता है, तो इट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको आपने बचपन में एक और नाम से पढ़ा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बचपन में पढ़ा हुआ आपने ऑलरेडी। ठीक है, सो बेसिकली मेरे पास दो नंबर्स हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 18 और मेरे पास एक नंबर है 12। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि a = 2 × 3 × 3 इस प्रकार से, एंड b = 2 × 3 × 2। और इनके अंदर हमने कॉमन क्या निकाला, इसके अंदर हमने कॉमन निकाला ये कि 2 और 2 इसके अंदर भी है, 3 और 3 इसके अंदर भी है। तो मेरा आंसर निकल गया 2 × 3 दैट इज 6। तो 6 मेरा GCD हो गया या HCF हो गया किसका, 18, 12 का मेरा ये GCD हो गया। ऐसे करके हम निकाला करते थे इसको। ठीक है, पर इसको निकालने का ना ऑलरेडी एक एल्गोरिथम है जिसके बारे में हम सीखेंगे, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। तो एक एल्गोरिथम है जिसका नाम होता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो कि हमें ये सिखाती है कि अगर हमें किन्हीं दो नंबरों का GCD निकालना है, सो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू GCD ऑफ B, A मॉडुलस B। सो एग्जाम्पल इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा क्यों, मैं बताऊंगा ये काम क्यों करता है। अभी पहले एक बार समझ लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि अगर इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 18 और 12 के लिए। उसके बाद मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया, चिंता मत करो, रट्टा नहीं मरवाऊंगा किसी भी चीज़ का। सो लेट से A की वैल्यू जो है 18 है एंड B की वैल्यू जो है 12 है। सो लेट से मैं GCD निकाल रहा हूँ किसका, 18, 12 का। सो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, GCD ऑफ B की वैल्यू क्या थी 12, और यहाँ पे इसकी वैल्यू A है और ये B है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया B और A मॉडुलस B। A मॉडुलस B क्या है, 18 mod 12। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GCD ऑफ 18 mod 12 करेंगे तो क्या निकल जाएगा 12, 6। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कह सकता हूँ GCD ऑफ 12, 6। लेट से ये A मान लिया और लेट से B मान लिया। सो दैट विल बी इक्वल टू GCD ऑफ, यहाँ पे क्या आता है B, फॉर्मूला के हिसाब से B, तो B की वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पे क्या आता है A मॉडुलस B। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा GCD ऑफ 6, GCD ऑफ 6, इसको इससे क्या करा 0। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। और खुद सोचो, अगर कोई नंबर 0 है और अगर कोई नंबर 6 है तो इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली जो 0 के अलावा वाला नंबर होगा। कैसे, 0 × 6
और 1 मल्टीप्लाई 6, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया आगे 6, तो 6 इज द आंसर। तो जब भी 0 आए तब मुझे क्या करना है, तब मुझे रुक जाना है। तो एक प्रकार से आपने जस्ट इस फॉर्मूला को ड्राई रन करके देख लिया, आपने देख लिया इसको हम रन कैसे कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये वर्क क्यों करता है, वाई इट इज़ वर्किंग, वाई इट वर्क्स, एक बार ये समझना चाहते हैं तो यहाँ थोड़ी मैथमेटिकल जानकारी हमें लगानी पड़ेगी, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलो ध्यान सुनना, मैंने बोला ए और बी दोनों का हमने जीसीडी निकाला, तो ए का जीसीडी कैसे निकल सकता है और बी का जीसीडी कैसे निकल सकता है, दोबारा समझते हैं। ध्यान समझना, मैंने बोला ए और बी दोनों का हमें क्या निकालना था, जीसीडी निकालना था, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ए विल बी इक्वल टू उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मल्टीप्लाई कोई एक्स, कुछ भी एक्स हो सकता है, मुझे नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है, और बी को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बी विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई कोई वाई वैल्यू, ये तो मैं लिख ही सकता हूँ ना। एग्जाम्पल के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ कि 18 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 एंड 12 विल बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2। तो मुझे पता है ये है जीसीडी, मुझे पता है इसको मैंने एक्स बोल दिया, मुझे पता है इसको मैंने ए बोल दिया। सो ए विल बी इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई एक्स और इसको बी विल बी इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई वाई। तो इस प्रकार से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को जनरलाइज कर सकता हूँ कि ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई एक्स एंड बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई वाई। इतना समझ में आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब खुद सोचो एक चीज़, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, यहाँ 3 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ 1 आया, तो इसको लिखते किस प्रकार है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं कि डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बचपन में ये पढ़ा था हमने, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं फटाफट से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर मैं ए को बी से डिवाइड कर रहा हूँ, लेट से यहाँ पे ए होता, लेट से यहाँ पे बी होता, लेट से यहाँ पे कोशेंट होता और लेट से यहाँ पे रिमाइंडर होता, तो एज पर दिस ये क्या बनता, ये बनता ए विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, ए और बी अगर डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर कैसे बनेगा, ए मॉडुलस बी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस रिमाइंडर को यहाँ से हटा के, क्या मैं इसको हटा के यहाँ पर लिख सकता हूँ ए मॉडुलस बी, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी कहानी हमने समझ ली। तो हमारे पास 3 फार्मूलाज आ चुके हैं कि ए की वैल्यू क्या है जीसीडी मल्टीप्लाई एक्स, बी की वैल्यू क्या है जीसीडी मल्टीप्लाई वाई, और हमने एक ये जनरलाइज फार्मूला निकाल लिया हमारा कोशेंट रिमाइंडर वाला। ठीक है, अब ए की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी की वैल्यू को हमने यहाँ पर डाल दिया, तो ये बन गया जीसीडी मल्टीप्लाई एक्स विल बी इक्वल टू जीसीडी मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस ए मॉडुलस बी। इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में ले लिया, जीसीडी यहाँ हो गया x माइनस वाई क्यू इज इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या जस्ट अभी मैंने ऑब्जर्व किया जीसीडी मेरा इसका फैक्टर था, मुझे पता है, जीसीडी मेरा इसका फैक्टर था, ये भी मुझे पता है। क्या इस रिलेशन से मुझे ये पता लग गया कि जीसीडी मेरा ए मॉडुलस बी का भी फैक्टर है। तो जो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए और बी का था वही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए मॉडुलस बी का भी है। तो दैट्स वाई उस रिलेशन को हमने इस प्रकार से लिख दिया कि जीसीडी विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉडुलस बी। इसको कोड करके देखें, चलो कोड करके आते हैं इसको, आ जाओ। मैंने बोला कि स्टैटिक इंट गेट जीसीडी, यहाँ मेरे पास नंबर आ गए इंट ए इंट बी, बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहाँ पर जीसीडी फाइंड आउट करना है, हमें जीसीडी का फॉर्मूला क्या पता है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी। इस प्रकार से हमने कर लिया। ठीक है, चलो ये बात समझ में आती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, हमने बोला कि हमें रुकना कब है, हमें रुकना कब है। हमने खुद ही ऑब्जर्व किया कि जब मेरा 0 आ जाता था इस प्रकार से जीसीडी ऑफ 6,0, तो जब मेरा b की वैल्यू 0 हो जाएगी तब मैं रुक जाऊंगा। तो मैंने सिंपल से एक बात बोली कि जब तक b की वैल्यू 0 नहीं होती है तब तक मैं चलता रहूँगा। तो मैंने कहा जब तक b की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होती तब तक आप ऑपरेशंस कंटिन्यू करते रहो, जो आपके स्टेप्स हैं उन्हें कंटिन्यू करते रहो। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था जीसीडी ऑफ 6,0 आया था एट द एंड हमारा, जब हम जीसीडी ऑफ 18,12 फाइंड आउट कर रहे थे, एट द एंड हमारा आंसर क्या निकल के आया था, जीसीडी ऑफ 6,0। तो जब तक मेरी b की वैल्यू 0 नहीं हो रही थी तब तक मैं
अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता रहा था, और जब मेरी वैल्यू बी 0 हो गई थी तो ए पर जो वैल्यू पड़ी थी वही मेरा GCD था। ऐसे कुछ सोचा था हमने, है ना, उसी को यहाँ पर हम कोड करना चाहते हैं। तो हमने बोला जब तक बी की वैल्यू 0 नहीं हो रही तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करते रहो, और ऑपरेशन क्या है कि बी को रिप्लेस करना है ए मॉडुलस बी से। तो हम फटाफट से बी को रिप्लेस करते हैं ए मॉडुलस बी से। अगला क्या है कि ए को रिप्लेस करना है बी से, ए को रिप्लेस करना है बी से। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि ए को बी से रिप्लेस तो करना है, पर क्या बी चेंज नहीं हो गया? मुझे ए को तो बी की पुरानी वाली वैल्यू से चेंज करना था, बट लाइन नंबर 94 की वजह से बी में तो नई वाली वैल्यू आ गई, बी तो चेंज हो गया, तो बी को मुझे पहले कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। तो बी को लेट से मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लिया, पुराने वाले बी को, पुराने वाले बी को मैंने यहाँ पर स्टोर करा लिया। फिर लिख देता हूँ ओल्ड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। और मुझे ए को किससे रिप्लेस करना था? ए को मुझे ओल्ड वैल्यू ऑफ बी से रिप्लेस करना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया ओल्ड वैल्यू ऑफ बी। खत्म। तो जब मेरा बी 0 होगा तब ए की प्लेस पर GCD मिलेगा। ये पढ़ा था ना हमने, तो हमने रिटर्न कर दिया, या आंसर निकाल लिया। आंसर या HCF विल बी इक्वल टू ए, और रिटर्न कर दिया आंसर। और यहाँ हमने फटाफट से इस फंक्शन को कॉल कर लिया और चेक कर लेते हैं। मैंने बोला कि एस आउट गेट GCD 12,18 इस प्रकार से लिख लिया मैंने, या फिर 18,12 आपने पढ़ा तो 18,12 कर लो, कोई प्रकार की कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आंसर मेरा 6 प्रिंट होना चाहिए। क्या आंसर 6 प्रिंट हो रहा है? यस, बढ़िया चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड GCD ऑफ 2 नंबर्स। जो आपकी यूक्लिडियन एल्गोरिथम है उसको यूटिलाइज करके हमने GCD फाइंड आउट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन इज LCM ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, एक फॉर्मूला आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। HCF जो है उसको हम GCD भी कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मुझे LCM निकालना है दैट विल बी इक्वल टू A मल्टीप्लाई B डिवाइड में आपका GCD। खत्म हो गया, इतना ही करना था। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन क्रिएट करना है, गेट LCM, तो इंट A इंट B। तो इस केस के अंदर वो कैसे निकलेगा? मैंने बोल दिया GCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी गेट GCD ऑफ A कॉमा B। मैंने बोला प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी A मल्टीप्लाई B। और मैंने बोल दिया कि LCM की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी प्रोड डिवाइड बाय जो भी आपका GCD है। सो इस केस के अंदर आपका GCD क्या निकल के आएगा? 12,18 का 6 और 12,18 का आपका प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। ये दिखा देता हूँ। मैंने बोला कि GCD ऑफ 18,12 इज इक्वल टू 6, GCD आ गया 6, और आपने बोला प्रोडक्ट ऑफ A कॉमा B, यानी कि 12 इंटू 18 कर दिया, 180 और 36 216, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आपने यहाँ से आपका LCM निकाल लिया। तो LCM की वैल्यू आ गई 216 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 36 आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो हमने रिटर्न कर दिया LCM। तो यहाँ पे क्या आंसर हमारा 36 आ रहा है या नहीं आ रहा, वेरीफाई कर लेते हैं। हमने बोला गेट LCM, क्या आंसर 36 आ रहा है? आ रहा है। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट योर LCM। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, काफ़ी सिंपल फॉर्मूला था इसका, तो ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसको एक बार आर्टिकल के अंदर देख के आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ के समझेंगे। मैंने बोला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो फैक्टोरियल ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। कहाँ गया फैक्टोरियल निकालना है आपको एक नंबर का, पढ़ना आर्टिकल में इसको और होमवर्क में करके आना, ठीक है। अगला GCD हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगला LCM भी हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सारे डिजिट्स को अगर मैं पकड़ के क्यूब निकाल दूं और उनके क्यूब को सम कर दूं तो एग्जैक्टली उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल उठा लूँ 153 का, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मेरे पास इनपुट में एक नंबर है दैट इज़ 153, तो अगर लेट से मैं इसके सारे नंबर निकालूँ, सारे डिजिट निकाल दूँ, उनका क्यूब कर दूँ, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, और इनके क्यूब्स को मैं प्लस कर दूं, तो 1 + 125 + 27, तो इट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? 25 और 1, ठीक है, 153। तो अगर इस प्रकार से सारे डिजिट के क्यूब्स का सम एग्जैक्टली उसी नंबर के इक्वल वापस आ गया, तो येस इट इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो जब भी आपके पास कोई एक नंबर आएगा, अगर उसके सारे डिजिट को आप अलग कर लें और सारे डिजिट का क्यूब कर दें और उनको सम कर दें, अगर वापस वो आपके नंबर की वैल्यू के ही इक्वल आ जाए तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। डिजिट निकालना तो ऑलरेडी हमको आते ही है ना, ऐसा कुछ है नहीं कि डिजिट निकालने आते नहीं है। तो एक बार डिजिट निकालने वाली कहानी फिर से देख लेते हैं।
और फिर सॉल्व कर देंगे इसको फटाफट से। तो मैंने कहा लेट से मेरा नंबर है 153, मैंने इसको किया mod 10, डिजिट निकल के आ गया 3। अब क्योंकि 3 मैंने यूटिलाइज कर लिया, 3 को रिमूव करना है, डिवाइड बाय 10 किया, नंबर बन गया 15। मैंने फिर से किया mod 10, डिजिट निकल के आ गया 5, मैंने 5 यूज़ कर लिया, 5 को रिमूव करना है, डिवाइड बाय 10 कर दिया, बचा 1। मैंने फिर से mod 10 किया, डिजिट निकल के आ गया 1, और 1 को यूज़ कर लिया, रिमूव करना है, डिवाइड बाय 10 किया, यहाँ से आया 0, यहाँ रुक गया। जब 3 निकल के आया था, यहाँ 3 का क्यूब कर दिया था। जब 5 निकल के आया, 5 का क्यूब कर दिया था। जब 1 निकल के आया, 1 का क्यूब कर दिया था। एक नंबर में कैरी कर रहा था, सम ट्रैक कर रहा था। जब ये निकला 3 का क्यूब तो प्लस कर दिया था, फिर ये प्लस कर दिया था, फिर ये प्लस कर दिया था, और एट द एंड मेरे सम की वैल्यू क्या हो चुकी है, 153। इस 153 को मैंने बाद में अपने n से कंपेयर किया और अकॉर्डिंगली बता दिया कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। सिंपल इट इज़। चलो सो लेट्स से मैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपल सी बात बोली, स्टैटिक बूलियन इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो लेट्स से मेरे पास कोई नंबर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि मैं एक सम को ट्रैक कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर दिया सम को 0 के साथ, और मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि जब तक मेरा ये नंबर नॉट इक्वल टू 0 है तब तक मैं इसमें से डिजिट्स निकालता रहूँगा। तो मैंने बोला डिजिट्स या डिजिट जो मैंने अभी निकाला दैट इज़ इक्वल टू नम मॉडुलस 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका मैंने बोल दिया क्यूब निकाल लेता हूँ। क्यूब ऑफ डिजिट विल बी इक्वल टू डिजिट मल्टीप्लाई डिजिट। लो जी, क्यूब निकल गया। इस क्यूब को मुझे क्या करना है, इस क्यूब को मुझे अपने सम के अंदर ऐड करना है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि ये डिजिट यूटिलाइज कर लिया है तो इस डिजिट को मुझे रिमूव करना है, किस में से, नंबर में से। तो इसको नंबर में से रिमूव भी कर दिया, नम डिवाइड बाय 10 करके ख़त्म। एट द एंड आपने यहाँ पे अपने सम को चेक कर लिया कि क्या मेरा सम जो है वो मेरे नंबर के इक्वल है। लेट्स से यहाँ पे मैंने नंबर को सेव करा लिया यहाँ पे कि इंट ओरिजिनल नंबर इज़ इक्वल्स टू नंबर। तो आपने वेरीफाई कर लिया कि क्या मेरा सम जो है वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। अगर हाँ तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, रिटर्न कर दिया ट्रू। अगर नहीं तो भैया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, रिटर्न कर दिया फॉल्स। बढ़िया सिंपल लॉजिक। डिजिट मिला, डिजिट का क्यूब निकाला, क्यूब निकाल के सम में प्लस कर दिया, एट द एंड सम पूरा बन के तैयार है, उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करा लिया और पता लग गया आपको आंसर। तो मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि एस आउट और इज आर्मस्ट्रॉन्ग आपने चेक कर लिया 153 के लिए। अभी जस्ट वेरीफाई किया था हमने स्लाइड पे कि 153 तक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ही है, तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। बढ़िया। अब अगर मैं 153 की जगह 155 कर दूं तो क्या 155 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है? फॉल्स आ रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर 155 की बात हो रही है तो 155 मतलब 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, दैट विल बी 1 प्लस 125 प्लस 125, दैट विल बी 251। 251 155 के इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये भी हमने कोड जस्ट अभी राइट डाउन कर लिया, ये भी आपके डिजिट वाले लॉजिक पर ही आधारित था। ठीक है, अगर हम अब आगे मूव करें तो हमारे पास फाइंड डिवाइजर्स करके एक क्वेश्चन है और प्रिंट ऑल प्राइम फ्रॉम 1 to n करके क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज फाइंड डिवाइजर्स और चेक परफेक्ट नंबर। वापस चलते हैं हमारे आर्टिकल पे और यहाँ पर परफेक्ट नंबर फटाफट देखते हैं। पावर वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में सिंपल सा है, इसे खुद से करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, दैट इज परफेक्ट नंबर। एक परफेक्ट नंबर क्या होता है, जहाँ पर उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उनके सम को अगर हम निकाल दें तो एग्जैक्टली नंबर के इक्वल ही होगा। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया n इक्वल टू 6 का। तो n इक्वल टू 6 की अगर बात करें तो उसके डिवाइजर क्या क्या है, मैंने बोला 1 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो। तो बेसिकली कितने डिवाइजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे नज़र, 1, 2, 3। इन तीनों नंबर से इसको परफेक्टली डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ 1 + 2 + 3 तो बेसिकली आंसर क्या आएगा 6। तो अगर इसके डिवाइजर्स का सम करने के बाद एग्जैक्टली ये अपने आप के इक्वल है तो ये एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। या फिर यहाँ पे आप डिवाइजर भी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को आप ले सकते हैं कि आपने डिवाइजर फाइंड आउट किए या फिर आपने परफेक्ट नंबर चेक किया है। सो बेसिकली मेरे पास कोई भी इनपुट में एक नंबर आएगा, उस नंबर के लिए मैं उसके डिवाइजर्स फाइंड आउट करूँगा, डिवाइजर्स का सबका मैं सम निकाल दूंगा और फिर उस नंबर को मैं वेरीफाई करूंगा क्या वो n के इक्वल है या नहीं है। सिंपल। अब सवाल यहाँ पे सब सिंपल है कि सब मैं निकाल लूँगा, वेरीफाई में कर लूँगा, नंबर मेरे पास है, डिवाइजर कैसे निकालते हैं। अभी तो देखा था लूप में, भूल गए? अभी लूप के अंदर देखा तो था कि अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है, मुझे इस नंबर के डिवाइज़र निकालने हैं, तो उसके डिवाइज़र कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे, उसके डिवाइज़र मेरे
इस दिशा में एग्जिस्ट करते थे। सो बेसिकली मुझे उस नंबर के डिवाइजर, जैसे यहाँ पर 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं ना, 1 को भी मान रहे हैं, प्राइम वाला केस नहीं है। सो बेसिकली 1 से लेकर मुझे रूट n तक चेक करने हैं, उसके डिवाइजर मिल जाएंगे। चाहो तो 1 से लेकर पूरा का पूरा तुम n-1 तक ही चेक कर लो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी कि तुम 1 से लेकर रूट n तक कर लो, क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर हमने जस्ट ऑब्जर्व किया कि रूट n के बाद की जो कहानी है, जो यहाँ पर डिवाइजर मिलेंगे वो सारे ऑलरेडी हमें ऊपर मिल चुके हैं, तो यहाँ पर चेक करने की नीड नहीं है। इसलिए 1 से रूट n तक तुम सारे डिवाइजर चेक कर लो। तो चलो इसको भी कोड कर लेते हैं। तो ठीक है, मैंने फंक्शन यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है, बस एक बार लॉजिक वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद कोड करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स से मेरे नंबर की वैल्यू हमने क्या ली है, अभी जो हमने 6 वाला एग्जांपल लिया वो रिपीट कर रहा हूँ बस एक बार, 6 ली है। इसके क्या क्या फैक्टर पेयर्स बन सकते हैं, मैंने बोला इसके फैक्टर पेयर बन सकते हैं 1 × 6, ठीक है, 2 × 3 एंड 3 × 2। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि जब मैं परफेक्ट नंबर चेक कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने, अगर यहाँ पे आर्टिकल में ऑब्जर्व करूँ तो 6 के लिए मैंने सिर्फ 1, 2, 3 ही प्रॉपर डिवाइजर्स माने हैं। तो इसका मतलब क्या है, 6 को मुझे जो n ही है उसको मुझे इग्नोर करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी इस वाली कहानी में हम चलें तो हमें ऐसा 2 से लेके n-1 तक जाना था जब मैं प्राइम नंबर चेक कर रहा था, ठीक है। फिर उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया था और हमने फाइंड आउट किया कि मुझे 2 से लेके रूट n तक जाना था, और ये मेरा फास्ट तरीका था, ठीक है। तो जब तुम 6 का रूट निकालोगे तो ये वाला पार्ट तुम्हारा नीचे लाई करेगा, तो इसको तुम इग्नोर कर दोगे ऑब्वियसली, है ना। 2 बार 3, 2 बार 2 इंक्लूड तो करोगे नहीं। तो तुम्हारे पास क्या बचा, 1, 6, 2, 3, 1, 6, 2, 3, ये 4 फैक्टर बच गए। इन 4 फैक्टर्स में बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि 6 को भी इग्नोर करना है, जो नंबर तुम्हारा n है उसको भी इग्नोर करना है, इग्नोर कर देना n की वैल्यू को। तो n को इग्नोर करना, पहला केस, रूट n तक चलना, दूसरा केस 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये रेंज 2 से रूट n तक जा रही है, तो 1 से रूट n कर दिया, ये तीसरा केस। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना कोड करते हो, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है, बाकी ज़्यादा तुम्हें कोई और दिक्कत आएगी नहीं। तो तुम्हें 1, 2, 3 ये 3 डिवाइजर मिलेंगे, इन तीनों डिवाइजर को प्लस करना, तुम्हारा आंसर आएगा 6 को तुम n से कंपेयर करना, सेम है तो आंसर आ गया, जी हाँ परफेक्ट नंबर है, ऐसा कुछ कोड करना है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है। मैंने बोला मुझे एक सम ट्रैक करना है, तो सम के लिए मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, सम इक्वल टू 0। मैंने सिंपल सी बात बोली, मुझे डिवाइजर्स कहाँ से चेक करने, या 0 से क्या ही ट्राई करूँ। मैंने बोला कि 1 जो है वो तो हर किसी का डिवाइज़र होगा, ये 1 तो हर किसी का ही डिवाइज़र होगा, तो सम को मैंने 1 से ही इनिशियलाइज़ कर लिया, सम को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया। अब क्योंकि मैंने 1 को यहाँ पे अकाउंट में ले लिया है, तो मुझे लूप में 1 को लेने की नीड नहीं है, मैंने लूप को 2 से ही स्टार्ट किया और रूट n तक चला दिया इस प्रकार से। बढ़िया, ये कहानी भी हो गई। अब तुम्हें कुछ डिफरेंट ऑड नहीं लगेगा। सम को मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, 1 को मैंने ऑलरेडी अकाउंट में ले लिया कि 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा कोई भी नंबर, तो 1 को मैंने पहले ही सम के अंदर रख लिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सी बात की, मुझे फैक्टर्स निकालने हैं ना भाई। तो मैंने बोला कि क्या मेरा जो नंबर है वो मेरे इस i से परफेक्टली डिविजिबल है। अगर जवाब आया हाँ, i ने नम को परफेक्टली डिवाइड कर दिया है, तो अगर i ने नम को परफेक्टली डिवाइड कर दिया है तो वो 2 फैक्टर कौन है जो मुझे अकाउंट में लेने हैं, वो 2 फैक्टर ये हैं। तो मैंने कहा तो अब फैक्टर पेयर क्या बनेगा, मैंने बोला बड़ा सिंपल है, एक तो i फैक्टर मुझे दिख ही रहा है, तो मैंने बोला कि फर्स्ट फैक्टर तो ऑलरेडी विजिबल है मुझे, दैट इज़ i। सेकंड फैक्टर क्या बनेगा भाई, सिंपल है, मैंने बोला अगर कोई नंबर इज इक्वल्स टू i × j है। खुद ही सोचो, मैंने एक फैक्टर निकाल लिया ना, मैंने बोला कि नम का एक फैक्टर तो i है, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक फैक्टर i है और मुझे पता है कि नम फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई j भी होगा जो मुझे निकालना है। तो j कैसे निकलेगा, नम को i से डिवाइड करके j निकल जाएगा। सेकंड पेयर कैसे निकलेगा, नम को i से डिवाइड करके। तो सेकंड फैक्टर कैसे निकलेगा, नम को i से डिवाइड करके, ठीक है जी। तो मैंने बोल दिया फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल्स टू i, और मैंने बोल दिया सेकंड फैक्टर इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय i, और मैंने बोल दिया सम के अंदर तो मुझे सारे फैक्टर को प्लस करना है। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट फैक्टर और ये आ गया मेरा सेकंड फैक्टर। और जब मैं लूप से बाहर आऊँगा तो मुझे चेक करना है कि मेरा सम जो है वो एग्जैक्टली मेरे नम के इक्वल है या नहीं। अगर सम मेरे नम के इक्वल है तो इट इज़ अ परफेक्ट नंबर, और सम मेरे नम के इक्वल नहीं है सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। बढ़िया, तो इस प्रकार हमने चेक कर लिया। प्राइम नंबर वाली ऑब्जर्वेशन से मुझे पहले से पता ही था कि मुझे लूप जो है वो
n-1 तक चलाने की नीड नहीं है। अगर मैं लूप को सिर्फ रूट n तक चलाऊंगा तब भी कहानी बन जाएगी। और फैक्टर पेयर वाला लॉजिक मुझे ऑलरेडी पता ही है कि अगर एक फैक्टर मुझे मिल गया है तो दूसरा फैक्टर मैं निकाल ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नंबर बन जाता है उसके फैक्टर पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने यहाँ पर देखा था कि 6 कैसे बनता है, 1 × 6 करके, या फिर 2 × 3 करके, या फिर 3 × 2 करके। तो मैंने अगर मेरे पास अगर 2 आ चुका है और मेरे को 6 के बारे में पता है तो मैं 3 निकाल पाऊंगा कि नहीं? अरे हाँ, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3 बन जाएगा, सिंपल, कुछ मुश्किल था ही नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर जाके 6 के लिए परफेक्ट नंबर चेक करूँ तो आंसर आना चाहिए ट्रू, जो हमने भी आर्टिकल के अंदर भी देखा। तो हमने चेक कर लिया परफेक्ट नंबर 6 के लिए, तो आंसर आना चाहिए ट्रू। कहीं पे सेमीकोलन खा गए हम यहाँ पे। अब रन करते हैं, आंसर आना चाहिए ट्रू, जो कि आ रहा है, बिकॉज 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 7 की, 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 के लिए जब तुम डिवाइजर ढूंढने जाओगे तो मैं सिर्फ यहाँ पर इस वाले लॉजिक के हिसाब से सिर्फ 1 ही मिलेगा, तो सम की वैल्यू 1 आएगी, सम की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 7 है, तो आंसर आएगा फॉल्स। बढ़िया। तो दैट्स हाउ आपने परफेक्ट नंबर का भी कोड राइट डाउन कर दिया है। ठीक है जी। अब मूव करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है, सिंपल सा है, इसको ब्रेक करेंगे छोटी सी प्रॉब्लम में और उसके बाद उसको बाद में पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे 1 से लेकर n तक इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको क्या करना है? प्रिंट करना है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। क्या मुझे वो लॉजिक आता है कि चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट? मैंने कहा हाँ, ये तो अभी करा, थोड़ी देर पहले करा है। क्या इसको मैं दोबारा राइट डाउन कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो चलो एक बार देखते हैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कोड राइट डाउन शुरू किया। मैंने स्टैटिक वॉइड प्रिंट ऑल प्राइम्स, और यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने इंट n। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या चाहता है कि मैं प्रिंट कर दूँ प्रिंट ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to n। बहुत ही बढ़िया, पर वो बाद में सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ये मैं कैसे करता था? लेट से वो नंबर ऐसा कुछ है, एक नंबर लेट से 5 ले लिया मैंने, ठीक है, वो नंबर ऐसा 5 है, इसको मुझे चेक करना है कि प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए हम एक रेंज तक जाते थे। कहाँ से कहाँ तक? 2 से शुरू करते थे, n-1 तक भी जाते थे। वो हमारा सिंपल अप्रोच थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच थी। और ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या थी कि रूट n तक जाओ। तो रूट n तक जाने का तरीका हमने कुछ ऐसा सीखा था। तो हमने सिंपल सी बात बोली थी कि अगर ये नंबर को i ने परफेक्टली डिवाइड कर दिया तो बेटा इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो क्या करूँ? हमने बोला अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ऐसा कुछ कोड बनाया था, है ना। वेरीफाई कर लेते हैं क्या यही कोड लिखा था हमने कि अगर ये नंबर डिवाइड हो गया 0 हो गया रिटर्न फॉल्स कर दिया, और अगर रूप से बाहर निकल गए तो इसका मतलब कोई भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिटर्न ट्रू। यही लॉजिक लिखा था हमने, हाँ या ना? ऐसे कुछ लॉजिक लिखा था ऊपर। एक बार वेरीफाई करके आते हैं। तो हमने बोला कहाँ है हमारा कोड, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर गेट LCM गेट GCD इज़ प्राइम और नॉट। ये रहा हमारा लॉजिक, ठीक है। I2 से स्क्वायर रूट n तक चलाया, डिवीजन चेक करी, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न ट्रू। बिल्कुल सही, यही लिखा हुआ हमने, ठीक है। तो इसी फंक्शन को अपन यूटिलाइज कर लेंगे, प्राइम है या नहीं है। तो हमने सिंपल सी बात बोली कि अभी अपन क्या करने वाले हैं, जो हमने फंक्शन ऊपर लिखा है या जो अभी यहाँ पर लिखा है सेम ही यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे इस पर ध्यान देते हैं कि मुझे 1 से n तक सारे के सारे नंबर्स बताने हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ क्या पता है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वेरीफाई कर लेते हैं इस अंडरस्टैंडिंग को एक बार कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो आओ आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल में हमारा ये क्वेश्चन कहाँ है, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 12 हमने कवर नहीं की, आपको खुद से सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मुझे ऑलरेडी पता है 1 से n तक में 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर भी कवर नहीं किया 1 लोगों ने, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कुछ भी गलत नहीं सोच रहे हम। तो 1 को कंसिडर करने की नीड नहीं है, तो हमने सिर्फ चेक करना है अब 2 से n तक। तो मैंने बोला i, या फिर ऐसे बोल दिया नंबर इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया और नंबर लेस देन इक्वल टू n तक लेके गया और नंबर प्लस प्लस कर दिया। अब ये लूप में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, इस लूप में जितने भी नंबर बन रहे हैं 2 से लेके n तक, उन सबको वेरीफाई करने का वो प्राइम है या नहीं। तो मैंने सिंपल सी बात बोल दी, बूल या फिर बूलियन इज़ प्राइम इज़ इक्वल्स टू, मैंने बोला इज़ प्राइम और नॉट, और मैंने नंबर सेंड कर दिया। जो हमने फंक्शन बनाया था प्राइम नंबर चेक करने का है या नहीं, उसके अंदर सेंड कर दिया इसको, तो चेक करके आ गया। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरा इज़ प्राइम इक्वल टू ट्रू है, तो अगर ये नंबर प्राइम है तो मैंने इसको प्रिंट करा दिया कि जी हाँ मेरा नंबर प्राइम है। मैंने बोल दिया नंबर
इज़ या फिर लिखने की नीड ही नहीं है, छोड़ो ना। जो प्राइम नंबर है सिर्फ उनको ही प्रिंट करा रहा हूँ, जो नॉट प्राइम है उसको प्रिंट ही नहीं करा रहा, खत्म, इतना ही था कोड। कि 2 से लेके n तक मैंने लूप चलाया, मुझे सारे नंबर्स मिल जाएंगे 2 से लेके n तक। फिर हर नंबर जो मुझे मिला है उसको मैंने चेक कर लिया कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, वो स्क्वायर रूट ऑफ n वाले लॉजिक से, और अगर वो प्राइम नंबर है तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं चलता भी है कि नहीं चलता। ठीक है, चलो आओ। प्रिंट ऑल प्राइम, मैंने बोला 10 तक, तो 10 तक मुझे बताओ कौन कौन से नंबर प्राइम है। 2 3 5 7 खत्म, इतना ही होते हैं मेरे हिसाब से तो, है ना। तो 2 3 5 7 मैंने बोला चलो ऐसा करो 100 तक बता दो। अब बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। 2 3 5 7 11 13 17 ऐसा कुछ करके, तो देखो 2 3 5 7 11 13 17 करके ये सारे के सारे मेरे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहो तो इन रेंज आप सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट भी कर सकते हो, और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी होते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो अगर आप चाहो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करना, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार सर्च करो सीव ऑफ इराटोस्थेनस, एक बार इसको पढ़ना, इसमें दिमाग लगेगा, ये आसान नहीं होगा थोड़ा सा, तो एक बार इसको पढ़ के आना अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट बचा हुआ है तो आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखे, ये आर्टिकल मैं चाहूँगा एक बार कवर कर लेना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई है आपके लिए स्पेशली, तो इसको पढ़ लेना, तुम्हारा ही फायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस आर्टिकल का। एक और चीज़, जावा के बेसिक्स प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क प्लस ऊप्स, अगर आप चाहो तो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक पेड कोर्स में भी आप पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसका प्राइस होगा ओनली 1 रुपी, आपको सिर्फ 1 रुपये पे करने हैं और उस पूरे कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेम फॉर C++। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए। होमवर्क के अंदर वही आर्टिकल पूरा कंप्लीट करना है, जो होमवर्क क्वेश्चन दिए उन सबको कोड करके आना है, और कमेंट में मुझे बता देना कृपा करके कि आपने करा कि नहीं करा। नेक्स्ट इज़, अगला लेक्चर क्या होगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से ऊप्स शुरू करने वाले हैं। और मैंने पहले ही बताया पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर कि ऊप्स आपके लक्ष्य सर लेंगे, जो अगर लक्ष्य सर को नहीं जानते वो ऑलरेडी इस कोड हेल्प चैनल पर DBMS की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करके पढ़ा चुके हैं। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा चुके हैं। अभी वो काम कर रहे हैं अडोबी के अंदर एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, आप SG3 लेवल से भी कंपेयर कर सकते हैं। और वो आगे आपके ऊप्स के 5 से 6 लेक्चर्स लेने वाले हैं, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वापस फिर से मैं आपको मिलूंगा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ाता हूँ, और आगे के जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हैं उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इतना ही था मित्रों आज के लेक्चर के अंदर। और अब इस लेक्चर को ख़त्म करके मुझे फिर दोबारा गाड़ी को उठाना है, गाड़ी को लेके एक जगह ट्रैवल करना है, 4 घंटे जाना है, फिर वहाँ से मुझे कुछ काम है, फिर वहाँ आधा घंटा रुक के मुझे फिर 4 घंटे गाड़ी लेके वापस दिल्ली आना है, और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो ये वीडियो एडिट हो चुकी होगी, और इसको रिव्यू करूँगा, इसको रिव्यू करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा, और फिर दोबारा नई वीडियो शूट करनी है। तो मेहनत बहुत सारी है, पर आपको तो शर्म आती नहीं है, आपको कमेंट करने में जो मौत आती है, कमेंट करने में, बदतमीज़ों। और सब्सक्राइब के बटन को फटाफट से क्लिक कर देना दोस्त, और आपके कोई दोस्त जो DSA पढ़ते हों उनको कृपा करके मेरी प्लेलिस्ट भेज देना अगर आपको अच्छी लगती है तो। हमारा एक टारगेट है कि हमें 800K से 1 मिलियन फटाफट से पहुंचना है, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा मित्रों, ये आपको ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सब समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और मिलूंगा आपसे मैं ऐसे ही एक और लेक्चर के साथ। इस लेक्चर में इतना ही। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।